ओके, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक जो हमने देख लिया था दैट वाज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन दिया था अपन ने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, उससे एक फॉर्मूले की डेरिवेशन हो रहा है उसमें, उसको अभी अपन देखेंगे पहले। तो वी आर स्टार्टिंग विद लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखिए ये हमने बता दिया था कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, व्हेन वी ऐड little amount of solute in pure solvent, pure volatile solvent, the vapor pressure of solution decreases by adding the solute. तो ये जो decrease in vapor pressure है, ठीक है, decrease in vapor pressure by adding solute, non volatile solute, this decrease in vapor pressure is called lowering of vapor pressure. इसे अपन lowering of vapor pressure कहते हैं। और आपको ध्यान होगा हमने रिलेटिव ऑफ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की थी राउल्ट्स के लॉ में, और राउल्ट्स के लॉ का जो सेकंड स्टेटमेंट देखा था उसमें हमने यहां पढ़ा था कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू XB। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमने पढ़ा था कि ये जो था पूरा एक्सप्रेशन P नॉट A माइनस PA अपॉन PA, P नॉट A, इसे हम कह रहे थे रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जबकि XB जो था इसे हम कह रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये राउल्ट्स का सेकेंड लॉ है। राउल्ट के सेकेंड लॉ को लेकर के और हम आगे थोड़ा सा एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकें, जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकेंगे कि किस तरह से हम, अगर हमें ये पता हो तो हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमें पता है XB जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो अगर मैं XB की वैल्यू पुट करता हूं जैसे P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल्स टू XB क्या है हमारे पास, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। रिमाइंड करा दूं मैं, जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम नीचे लिखते हैं। तो हमने यही किया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूं इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत बहुत कम है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने 1 लीटर पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व किया तो जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके कंपैरिजन में सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके डिवाइड करता हूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू लगभग उतनी ही रहनी है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि Na प्लस NB जो होता है ना, NB ये अप्रोक्स जो होता है वो Na के ही इक्वल होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान करके यहां पर केवल Na को यूज में लेंगे। तो एक स्टेप आप आगे यहां लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, NB और Na की वैल्यू पुट करेंगे। NB हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय PA इक्वल्स टू NB की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो वैल्यू विल बी WB डिवाइडेड, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल P नॉट A आएगा बेटा, P नॉट A, एंड फिर यहां अगर वैल्यू पुट करता हूं मैं WB डिवाइडेड बाय MB अपॉन में Na की वैल्यू रख रहे हैं WA डिवाइडेड बाय MA। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो देखिए P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल्स टू, और यहां लिखेंगे आप WB अपॉन MB, और ये वैल्यू पुट कर रहा हूं WA ऊपर चला जाएगा MA, ये आ गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप
देखिए जो आपके पास सॉल्यूट है उसका मास भी फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। हमारी बुक्स में जो दिया गया है वो मोलर मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं एमबी को बाहर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इस एमबी को बाहर लेता हूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय, और फिर आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय एम बी। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया है। इसमें अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन है तो इन वैल्यू, यस बोलिए बेटा। एम ए एम एक सेकेंड बेटा, हमने क्या किया है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को मैं इस साइड लेकर के आया हूं। अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूं तो डब्ल्यू ए तो ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एक सेकेंड एम ए कहां पर 1 अपॉन एम बी कैसे आएगा? एक सेकेंड, देखो आपने हाँ एक सेकेंड ओके ओके गॉट इट, मिल गया, सही है। थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, एक सेकेंड। हम क्या करते हैं, एमबी को इधर लाते हैं, पी नॉट इसको उधर ले जाते हैं, है ना, सही कह रहे हो आप। ओके, तो हम एक काम करें, इसको इधर नहीं लेते हैं, हम एक काम करें कि एम ए बी को तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं और इस वैल्यू को मैं उधर राइट हैंड साइड में लेकर के जा रहा हूं। तो आपके पास ये तो एमबी हो जाएगा और यहां आपके पास में आ जाएगा, इसको एज इट इज रखते हैं अपन, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए और माइनस में पी ए। ठीक है, ये आ जाएगा अब। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास फार्मूला बन गया। तो यहां अगर एम बी मुझे फाइंड करना है तो ये जो बाकी वैल्यूज है ये हमें पता होनी चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल अपन इस पर लेंगे कि इस पर बेस न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इसको रफ कर दो बेटा, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है दैट इज ओके, हियर इट इज। तो बेटा न्यूमेरिकल है हमारे पास द वेपर प्रेशर, इसको फाइंड आप भी कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन C6H6 बेंजीन एट certain temperature is 0.850 बार, और फिर दिया गया है 0.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid is dissolved in 39.0 gram benzene C6H6 benzene. The vapor pressure of the solution so obtained is 0.845 bar. Okay, so next here calculate the molar mass of the solid का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, और मोलर मास ऑफ बेंजीन आपको दिया गया है MC6H6, बेंजीन का मोलर मास है 78। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करें हम। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहला काम हमें यही करना है, जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट आपको दिया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है यहाँ पर, तो प्योर के लिए अपन नॉट लगाते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं P नॉट C6H6 इक्वल्स टू, ये है आपके पास 0.850 बार। ओके, ये प्योर फॉर्म में है बेंजीन, इसलिए मैंने ऊपर नॉट लगा दिया है।
फिर उसके बाद इसने इसको एक काम करें, ए ही ले लेते हैं ना, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो ज्यादा बेटर है। सॉल्वेंट है तो पी नॉट ए ले लिया हमने। फिर इसने कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके पास 0.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है। तो आपके पास में सॉलिड का मास यानी सॉल्यूट का मास दिया गया है, दैट इज WB, जिसको अपन मानते हैं वो है आपके पास 0.5 ग्राम सॉलिड का मास है। और फिर आपको दिया गया है कि इसको डिसॉल्व किया है 39 ग्राम बेंजीन के अंदर। ओके, तो बेंजीन का मास दे रखा है आपको, तो बेंजीन का मास है WA, सॉल्वेंट है बेंजीन, दैट इज 39.0 ग्राम। ये बेंजीन का मास हो गया है सॉल्वेंट का, ठीक है, ये बेंजीन है, ध्यान रखना C6H6। और फिर आपको कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन इज, अब जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका जो वेपर प्रेशर है PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है आपके पास 0.845 बार। और कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड, अब आपको MB फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है सॉलिड का। और बेंजीन का मोलर मास यानी MA आपको दिया गया है, दैट इज 78, ठीक है, ये चीज गिवन है आपके पास। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे कितना आ गया आंसर? हाँ बेटा, कितना आ रहा है? 170, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, 170 आएगा आंसर इसका। चलो एक बार मैं और कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए MB को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो MB में WB की वैल्यू पहले पुट कर दें, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय MA। MA आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है जो 78 दिया गया है, डिवाइडेड बाय, फिर आपको WA रखना है, तो WA है 39 मल्टीप्लाइड बाय, देन P नॉट A आपको रखना है, P नॉट A है आपके पास 0.850, देन डिवाइडेड बाय P नॉट A वापस से 0.850 माइनस, और PA आपको दिया गया है 0.845। इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो आप देखिए 39 को इससे कैंसिल करें, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया है, तो MB में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, इनटू इसको कैलकुलेट करें 0.850 और डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करेंगे तो 0.005 आ जाएगा आपके पास। और अगर इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए बेटा MB इक्वल्स टू ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 0.085 0.850 डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास में 0.005 है। अब यहां पर अगर मैं इसे पॉइंट देख रहा हूं, पॉइंट के बाद देखो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं अपन। तो अगर इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं तो आपके पास आता है यहाँ पर MB इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाय 5, और अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो लेट्स सी कितना आता है, तो 5 1 is 5 35 5 7 जा 35 0, ठीक है ना, कितना आ गया 170 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 170 इसका मोलर मास अपने पास आ गया है। यहां तक बेटा कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, चलिए रफ कर रहा हूं इसको मैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं आपको बेटा, कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किसका जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा, किसका ज्यादा होगा, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके ज्यादा होंगे, सॉल्यूट के जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे भी अपन लेंगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो अभी मैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहा हूं, और जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारा दैट इज इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब यहां पर देखो एक टर्म आई है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो अब तक हम बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन पढ़ते आए हैं उसमें हम ये पढ़ते आए हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब हम जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे वो हम डेफिनेशन देखेंगे इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो यहां पर अगर हम इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर बात करें तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या है देखें। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर
at which the vapor pressure of liquid becomes equal to 1 atm pressure temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to 1 atm प्रेशर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर देखिए वेपर प्रेशर जो होता है ना किसी भी लिक्विड का, वो 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको समझे आप कैसे? जैसे हमें पता है हमारे चारों तरफ जो वेपर प्रेशर, जो हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है वो 1 atm है। जब तक वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगी, वेपर बनेंगे फिर वो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर, तो जब तक वो वेपर प्रेशर से कम है, वो प्रेशर है 1 atm प्रेशर से कम है, ध्यान रखना, तो तब तक क्या होगा? वाटर बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा। और जैसे ही वेपर का प्रेशर 1 atm प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे ही क्या होगा कि जो वेपर है वो सरफेस को छोड़ करके सरफेस को छोड़ने लग जाएंगे और वाटर जो है, वाटर का जो सरफेस है उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन एक ग्राफ की हेल्प से वो समझ सकते हैं। एक सिंपल सा ग्राफ देख रहे हैं अपन। देखिए ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है, इस डेफिनेशन को ही बता रहा हूं मैं ग्राफ से, इसको समझना आप। देखिए एक तरफ तो मैं यहां पर ले रहा हूं वेपर प्रेशर, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं यहां पर ले रहा हूं टेम्परेचर। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक तो ये है फर्स्ट और एक ये है सेकंड। ठीक है, ये तो मैंने ड्रॉ की है। देखो ये दोनों ना वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं। एक बात बताएं कि वेपर प्रेशर बेटा ज्यादा किसका होता है? सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? दो चीज होती है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ओके, तो यहां पर हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो मैं यहां सॉल्वेंट लिख रहा हूं, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट वाली लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है आपको, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाली लाइन मैंने नीचे लिखी है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए सॉल्यूशन की लाइन नीचे है और सॉल्वेंट की लाइन ऊपर की तरफ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन जो है ना ये बताएगी इसके वेपर प्रेशर को, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जो है ये किसके इक्वल है? 1 atm प्रेशर। ठीक है, ये 1 atm को शो कर रही है। अब देखो जिस पॉइंट पर ये वेपर प्रेशर वाली लाइन इस 1 atm प्रेशर को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, आप देखिए ये लाइन इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां मैं एक नीचे इस तरह से डॉटेड लाइन बना देता हूं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूं मैं, और इसी को भी आप आगे की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर जो है ये सॉल्वेंट के लिए वो पॉइंट है जहां पर 1 atm प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस टेम्परेचर पर आप इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है बेटा, ध्यान रखना, तो इसलिए सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम यहां पर T0 भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे प्योर के लिए अपन नॉट लगाते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पर नॉट लगा दिया है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर 1 atm प्रेशर और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहां पर अपन जो लेंगे टेम्परेचर T, इसको अपन लिखेंगे TB सॉल्यूशन के लिए। यहां मैंने नॉट नहीं लगाया है, नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सॉल्यूशन प्योर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये जो अपन ने बताया TB यहां लिखते हैं ना। देखो एक तो हमने बताया T0B तो है हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और TB जो है ध्यान रखना ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब आप जरा देखो टेम्परेचर वाली लाइन इस तरफ जा रही है, ये वाला एक्सेस है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा दिख रहा है बेटा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बनने वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि टी नॉट टी बी की वैल्यू जो होगी इट विल बी ग्रेटर देन टी नॉट बी। टी बी की वैल्यू जो है वो टी नॉट बी से ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसको माइनस करता हूं, टी बी में से टी नॉट बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डेल टी बी बोलूंगा। ये दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का जो ज्यादा है, ये है प्योर सॉल्वेंट का जो कि कम है। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब अगर हमसे कहा जाए कि इसको डिफाइन करें कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन सॉल्यूट इज एडेड in pure volatile solvent, the boiling point of solution thus from solution increases. This increase in boiling point of solution is called elevation of boiling point. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, elevation of boiling point। कहने का मतलब यह सरल भाषा में अगर अपन बोले तो पानी में अगर हम नमक डाल दें, तो जैसे पानी हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। अगर आप उसमें सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज्यादा होगा। जो सॉल्ट वाले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा हो सकता है 101 हो, 102 हो, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा। तो जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इलिवेट हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, अब इससे एक सिंपल सी डेरिवेशन और अपन करेंगे, इसको समझना ध्यान से कि अब ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इस चीज को समझना आप। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा, आप देखो इसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी। ठीक है, यहां डेल वी क्या है, डेल वी है हमारे पास में लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर जितना वेपर प्रेशर गिरेगा, ध्यान रखना, बनने वाले सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ठीक है, दूसरा ध्यान रखें, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो चेंज इन वेपर प्रेशर या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अभी अपन ने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यही तो पढ़ा था। ठीक है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने यही पढ़ा था कि जितना वेपर प्रेशर की लोवरिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला देता हूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो दोनों इक्वेशन को मिला करके मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि जो हमारा डेल टी बी है, एक तरह से देखा जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ घुमा देता हूं, जस्ट ए मिनट, रफ कर दूं इससे पहले। यस, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए, अब इसके बाद में अगर मैं एक्स बी की वैल्यू रखता हूं इसमें, तो डेल टी बी तो एज इट इज रख रहा हूं मैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है ना। एक काम करें, एक्स बी रखने से पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, तो यहां एक कांस्टेंट आएगा एक्स बी। फिलहाल इस कांस्टेंट का कोई नाम नहीं है, इसको केवल अपन कांस्टेंट कह रहे हैं कि कांस्टेंट है ये। ठीक है, इससे आगे जो कांस्टेंट ड्राइव करेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगा वो न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा। अब यहां पर एक्स बी की वैल्यू अगर मैं देखता हूं, ध्यान रखना एक्स बी, तो एक्स बी हमें पता है क्या है, मोल फ्रैक्शन है। एक्स बी हमारा इक्वल होता है किसके, एन बी डिवाइडेड बाय, हाँ एक सेकेंड, हाँ बोलो बेटा। यस बोलिए बेटा, डेल्टा टी बी कह रहे हो ना, डेल्टा वी।
बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये, वेपर प्रेशर जो अभी अपन ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था ना, यानी जितना सॉल्यूट डालते हैं उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बता रहा है। ठीक है, देखो इसको आप यूं देख सकते हो, समझो इस चीज को, जैसे क्यों है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहां ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की लाइन है, ये सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की लाइन है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसी को तो अपन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। यहाँ पर भाई यहाँ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनते समय वेपर प्रेशर डाउन हो गया, कितना डाउन हुआ, तो ये जो डाउन हुआ है ना, ये है डेल वी है ये सब। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और आप देखो जितना ये डाउन हो रहा है उतना ही डिफरेंस आपको इसमें मिल रहा है, डेल टी भी मिल रहा है। ये जो बीच का गैप है ये क्या है, डेल टी भी है। तो आप एक तरह से देखें तो जितना वी होगा डेल वी होगा उतना ही डेल टी भी होगा, मतलब जितना वेपर प्रेशर डाउन होगा उतना ही आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या लिखा है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। ठीक है, तो अब मैं आगे आ रहा हूं कि यहां पर अगर मैं एक्स बी की वैल्यू पुट करता हूं तो डेल टी बी इक्वल्स टू के डॉट, अब इसकी वैल्यू लिख रहा हूं एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। और जैसा अभी अपन ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किया था, सेम वही प्रोसेस अपन को यहां भी अपनाना है कि यहां पर एन बी को अगर मैं एन ए से कंपेयर करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि एन बी की वैल्यू एन ए के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो यहां पर अगर मैं एन ए प्लस एन बी को देखूं तो ये लगभग जो होता है वो एन ए के बराबर ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा हाँ, सॉरी, ये एन बी जो है वो एन ए से बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि इसको ये मानते हुए कि इसकी वैल्यू एन ए के इक्वल ही है, तो मैं अब यहां पर इसको दोबारा लिख रहा हूं डेल टी बी इक्वल्स टू के एन बी डॉट और एन ए, इस तरह से लिखेंगे। और अब अगर मैं यहां पर एन बी और एन ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसा कि हमने क्या किया था, जैसा हमने पहले किया था सेम उसी तरह से, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डेल टी बी इक्वल्स टू के, एन बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो यहां आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय, अब एन ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं डब्ल्यू ए, ऊपर चला जाएगा एम ए। इसे यूं लिखा जा सकता है, मैंने यहां पर केवल नंबर ऑफ मोल्स को प्लेस किया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों जो है ना आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो इसे मैं यूं भी तो लिख सकता हूं डब्ल्यू बी इक्वल्स टू के डॉट एन बी, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया इसको मैंने एन बी लिखा है। और उसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है, आप देखिए उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख लेता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास डब्ल्यू ए और यहां आ गया एम ए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया था इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स कह सकता हूं भाई, मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास एन बी हो गया मेरे पास, बाकी एज इट इज रख दिया है मैंने। अब कोई बताएगा मुझे कि इन दोनों को मिला के, बिल्कुल पहले था, यहां बेटा मैं फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कर रहा हूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर हटा सकते हैं बेटा, है ना, एक सेकेंड, तो एक बार मैं वहां तक पहुंच जाऊं फिर बता दूंगा, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बुक के मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो अपनी जो आरबीएससी की बुक है ना उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है, बाकी सीबीएसई के अंदर तो डायरेक्ट मेथड है बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, हमने क्या था एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए को क्या बोलेंगे बेटा पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मोलैलिटी, बिल्कुल वेरी गुड, ये मोलैलिटी होती है। ओके ओके, डेल टी बी इक्वल्स टू के, इसे मैं स्मॉल एम लिखूंगा और एम बी एम ए, तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं ये क्या चीज है, तो यहां हमने इसको जो एन बी है ना, एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए, इसको मैंने स्मॉल एम माना है जिसे हम मोलैलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मोलैलिटी कह रहे हैं, तो यहां मोलैलिटी हो गई है स्मॉल एम। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया हम वो बनाएंगे कांस्टेंट इसके लिए, किसके, के को और एम ए को मिला करके, इन दोनों से मिला करके एक नया कांस्टेंट बन रहा है, और उस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं डेल टी बी, सॉरी उस कांस्टेंट को कह रहे हैं के बी और डॉट एम। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, और यहां जो के बी अपने पास में आया है, अगर मैं के बी की बात करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं के बी, जो हमारे पास के बी आया है, यहां पर ये कांस्टेंट आया है, इस के बी को अपन कहते हैं मोलर
इलेवेशन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, और इसको एक नाम से और जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है इसे अपन इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब जो बेटा इसमें क्वेश्चन आता है वो कैसे पूछा जाता है, इसकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछी गई है। इसमें से जो क्वेश्चन आता है एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो इससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको डिफरेंट सब्सटेंस दे दिए जाते हैं और उनका फिर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं कि यहां से जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसको थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व किया जाता है कि अगर मैं यहां मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दूं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक स्टेप यहां आ जाते हैं अपन आगे, और यहां पर मैं m की वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें। अगर मैं m की वैल्यू पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, del TB इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाइड बाय, अब m मोलैलिटी है और मोलैलिटी हमें पता है क्या होता है, WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB और फिर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी इस फॉर्मूले से आपको ये भी पूछ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ा तो आप बताएं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में, मास वाले सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया होगा, तो आपको WB भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, एक बार सुन लेना बेटा अच्छी तरह से। देखिए यहां से वापस से स्टार्ट, क्या हुआ? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है मैंने, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सुन लेना। वैसे तो अपलोड करेंगे जब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारी चीज वही रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन आप एक बार इसका ब्रीफ वैसे सुन ले। देखो यहाँ एक तो आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग के पॉइंट क्या होता है, क्योंकि आप जो फाइंड कर रहे हैं वो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है 1 atm प्रेशर के, उस टेम्परेचर को अपन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब आप यहां पर चेक करें डायग्राम में, ये मेरे पास में 1 atm वाली लाइन है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का है, और दोनों लिक्विड में है। तो हमने डेफिनेशन में कहा कि जब वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो हम इन दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो इन पॉइंट्स पर जब आप देखेंगे तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर और 1 atm प्रेशर इक्वल आ रहा है। तो अब ये टेम्परेचर देख लो, जो ये टेम्परेचर होगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0B, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB। तो आप देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज्यादा है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में ये इंक्रीजमेंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट में ये बढ़ोतरी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और ये इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बेटा, ध्यान रखना, ये इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये आप देख सकते हैं उतना ही है जितना वेपर प्रेशर में चेंज है। यानी वेपर प्रेशर में जितना डिप्रेशन आ रहा है या लोवरिंग आ रही है, उतना ही यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पिछले वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि डेल TB V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V जो है XB के प्रोपोर्शनल है, यानी डेल TB XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके एक कांस्टेंट लगा दिया है K, ठीक है, और फिर XB की वैल्यू रख दी मैंने मोल फ्रैक्शन की, B के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर वापस वही जो अपने लास्ट इक्वेशन में किया था कि हमारे पास A के जो नंबर ऑफ मोल्स है बहुत ज्यादा है B के कंपैरिजन में, तो इसको अपन मिला करके A ही लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं, Na प्लस NB की जगह पर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पर, नेक्स्ट हमने इसको हटा करके और हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, NB अपॉन में Na और K आ गया, और फिर यहां पर आपने इसकी वैल्यू रख दी, NB की वैल्यू भी रख दी और Na की वैल्यू भी रख दी। इस इक्वेशन में आपने यहां पर आगे दोनों की वैल्यू पुट कर दी है।
और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई है। और यहां पर जैसा मैंने कहा WB/MB जो है वो NB होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नीचे, हाँ बोलो बेटा। यस। ये ये बेटा फिलहाल यहाँ पर गिवन नहीं है, ये फिलहाल गिवन नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास में, जैसे अगर आप इसको, वो तो आप पर डिपेंड करेगा आप किस में ले रहे हो, क्योंकि अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ग्राम में लोगे, और फिलहाल क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई नहीं है तो आप इसको किलोग्राम में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, फिर किलोग्राम में ही कंसिडर करेंगे। तो अब यहां पर मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, इसके लिए इसको मोलैलिटी कहते हैं, पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो यहां मोलैलिटी के लिए स्मॉल m लगा दिया। और अब K और Ma को दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना लिया है मैंने, जिसको मैं Kb कह रहा हूं। और Kb जो है इसका पूरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और अब इसमें अगर आप m की वैल्यू पुट कर देते हो मोलैलिटी की, तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। यस बोलो बेटा। अच्छा, टाइम आउट होने वाला है। ओके, फिर वापस रीज्वाइन करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आउट नहीं होता इतने अपन वो कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा, ये जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एक बार पूछी गई थी कि व्हाट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। टाइम आउट हो जाएगा तो मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार देख लें। तो अभी अपन ने जो यहाँ एक रिलेशन देखा है, इसी से इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ जो स्पेस है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहां दिया हुआ है कि डेल TB इक्वल्स टू KBM है। ठीक है, और KB को मैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह रहा हूं। अब देखो, अगर मैं M की वैल्यू को 1 मोल पर kg कर दूं, ठीक है, मोलैरिटी को अगर 1 मोल पर kg कर दिया जाए, तो हमारे पास डेल TB किसके इक्वल हो जाएगा, KB के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन भी आ गई हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मोलैलिटी 1 मोल पर kg होती है या मोलैलिटी 1 m होती है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर Kb या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। यस नितिन, कुछ बोलना चाह रहे हो? नितिन का रेस, ओके चलो टेस्ट कर रहे थे कि रेस एंड होता है कि नहीं। ओके चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, यहां आ गई है अपने पास। एक बार बोल देता हूं वापस से कि देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ही, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर kg। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोल पर kg होती है, उस समय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, उसी को आप क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर ये समझ में आ गई तो ठीक, हाँ ठीक है, ओके। इस अपन एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। यस, अब बेटा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया हो हमें, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन लेते हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल है, आपके एनसीईआरटी का ही है। दैट इज 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 होता है ग्लूकोज, हैज been dissolved in 1 kg, in 1 किलोग्राम वाटर। 1 किलोग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व किया इन सॉसपैन, इन अ सॉसपैन, एक सॉसपैन में। और एट व्हाट टेम्परेचर will this water, at what temperature will this water boil? किस टेम्परेचर पर ये वाटर बॉइल होगा? एट 1.013 बार, जिसको हम 1 atm प्रेशर कह सकते हैं, 1 atm प्रेशर। आपसे पूछा है Kb,
फॉर वाटर के लिए जो केवी की वैल्यू है इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये चीज दे रखी है आपको। अब जरा एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आंसर सही नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास ग्लूकोज है 18 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूट है जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 18 ग्राम दिया गया है आपको, और फिर आपको कहा गया है कि इसको डिसॉल्व किया 1 किलोग्राम वाटर में, यानी सॉल्वेंट WA। आपके पास वाटर है दैट इज 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम है आपके पास सॉस पैन में। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस वाटर बॉइल? ये वाटर किस टेम्परेचर पर बॉइल होगा? 1 atm प्रेशर पर, जब केबी की वैल्यू आपको गिवन है। केबी गिवन है दैट इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब जो नहीं दिया गया है और हमें पता है वो क्या है, देखिए कि आपको जो ग्लूकोज है उसका मोलर मास MB, ठीक है, WB ग्लूकोज लिया है मैंने, तो इसका मोलर मास जो है C6H12O6 का मोलर मास देख रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 180। फिक्स है, आप फाइंड भी करेंगे तो 180 आएगा। फिर एक MA चाहिए हमें वाटर के लिए। ठीक है, वाटर का मोलर मास, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व किया आपने, तो हमें MA चाहिए होता है क्या इस फॉर्मूले में? WA नहीं चाहिए, MA तो MA की जरूरत नहीं है, तो MA मत लिखो। ठीक है, WA चाहिए, WB चाहिए, KB चाहिए, MB चाहिए, बाकी सारी वैल्यू है अपने पास। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, देखो इसने पूछा है आपसे कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल? वाटर किस टेम्परेचर पर बॉइल होगा? अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, बेटा आपको बता देता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि मैं आंसर निकाल आया, और घर पे आके वो मार्क्स भी जोड़ लेते हैं कि मेरे इसके अंदर 2 में से 2 मार्क्स आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इसने पूछा किस टेम्परेचर पर बॉइल होगा, ये नहीं पूछा कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपका। ओके, चलो चेक करते हैं, है ना, ये सही है कि नहीं है, लेट्स सी। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले तो डेल टीवी फाइंड करना है। ठीक है, तो डेल टीवी फाइंड करने के लिए डेल टीवी यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, फॉर्मूला मेरे पास यहाँ रखा हुआ है जो अभी अपन ने यूज में लिया था, तो उसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले में तो आपके पास केबी की वैल्यू है दैट इज 0.52 इंटू WB की वैल्यू आपके पास 18 और मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास MB है 180 इंटू WA की वैल्यू है आपके पास 1000। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी गई है। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो जब आप सॉल्व करें 1000 से 1000 को उड़ा दो और इसको इससे उड़ा दो, तो इसको कितने टाइम हो गया, ये 18 10 टाइम्स। ठीक है, और 10 को इसमें डिवाइड करेंगे तो डेल टीवी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.052 केल्विन। तो अब सुनना, ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी सॉरी ये आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब नया बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी वो सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा। तो अब आपको फाइंड करना है बॉइलिंग, आपको फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है पहले जो वाटर का बॉइलिंग प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें किसको ऐड कर देंगे, डेल टीवी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और जो ये बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर फॉर्म में कितना था, वाटर का कितना होता है, यहां पर 373.15 केल्विन होता है, और इसमें इसको जोड़ देंगे 0.052 केल्विन। ठीक है, तो आपका जो आएगा आंसर दैट विल बी 2012.373 केल्विन। यही आ रहा था बेटा। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं आपको, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाला बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में ही फाइंड करें, क्योंकि ये जो आया ना बेटा, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो जो डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का जो डिफरेंस होता है ना, वो सेम होता है। जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो 1 केल्विन इंक्रीज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो 2 केल्विन इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0.052 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये डिफरेंस है, यहाँ डेल आ रहा है ना, डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको 100 डिग्री में जोड़ता हूं ना, बॉइलिंग पॉइंट में फाइंड करता हूं, तो मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूं 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.052
2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा आपके पास 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर भी सही है, ध्यान रखना। लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में और वो केल्विन में है, तो दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस में फाइंड करें तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड करो, अगर केल्विन में पूछा है तो केल्विन में फाइंड करें। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये हो गया है अपना। और इसके बाद बेटा कल अपन क्या करेंगे, एक तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। और इसके बाद कल मैं आपको एक वर्कशीट और सेंड करूंगा जिसमें कम से कम इस तरह के आपके पास में 10 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो वो 10 न्यूमेरिकल्स आप अच्छी तरह से सॉल्व करके और उसको सेंड कर देना। और कोशिश करेंगे वैसे उस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप में हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या तुरंत रेस्पॉन्स भी आ जाता है, एबीसीडी से करेक्ट टाइप पता चल जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। तो आज तो क्या है, वो आज तो त्योहार भी है ना, कोई झूला वूला झूलो जाकर के, तो बच्चे क्या वो छोड़ करके आए हैं, कई 7-6 आवर लेट आई है आज, वो भी बड़ी मुश्किल से आई है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अपन यहीं ऑफ कर रहे हैं, फिर कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय कर